हेलो बच्चों, आज हम लोग पहुंच गए एक्सरसाइज 13.4 पर। प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज है 13.4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बार ध्यान दिलाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखिएगा, सीरियल वाइज, जिससे आपके जो फंडे और कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर आप बीच में जंप करेंगे तो कुछ बात सीखेंगे और कुछ बात रह जाएगी। मैं सवालों के बीच में बिल्कुल मेटा एनालिसिस कर देता हूं, जिससे एक सवाल ही 10 सवाल के बराबर हो जाए। सीक्वेंस फॉलो कीजिए और प्रोबेबिलिटी पढ़ने का मजा लीजिए। चलिए बात शुरू करते हैं। हम लोग आते हैं पहले सवाल के ऊपर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन में जैसा आपको दिख रहा है बेटा कि लिखा है स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग और नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये 4 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दिए गए हैं जो आपको दिख रहे हैं, और इसमें यह बताना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाकई है और कौन सा नहीं है, ऐसा समझ लें आप। तो किसी को भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए हमारी जो 2 कंडीशंस होती हैं, मैं यहां लिख देता हूं जल्दी से। पहली कंडीशन होती है कि जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और सारी प्रोबेबिलिटीज का समेशन ऑफ पी आई, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। यानी जितनी प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों रूल अगर वे फॉलो कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहले की तरफ चलते हैं। पहले में देखिए, ये देखिए px दिया हुआ है, ये इसकी प्रोबेबिलिटीज हैं। ये pi लिखने का मतलब ये p1, p2, p3, इन तीनों को ऐड किया आपने। तो जब आप पहले वाले क्वेश्चन में यहीं पे आप देखिए इसको ऐड करोगे तो 0.4, 0.4 और 0.2, ये वैल्यू ऐड करने पर 1 आ जाएगी। देखिए इसको ऐड किया, 1 आ गई। और साथ में ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं जो pi लिखी थी, ये सब ग्रेटर देन 0 है। यानी पहला वाला जो केस है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल है। तो दिस इज द गुड केस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मेरे ख्याल से बात पकड़ पाए होंगे। दूसरे में आ जाते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, यहां पर ये निगेटिव वैल्यू है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि पी की वैल्यू, जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं सबकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो मैं किसी और कलर से इसको कैंसिल आउट कर देता हूं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज इस डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी की एक वैल्यू माइनस में दे रखी है। ठीक है साहब, अगली बात का जिक्र करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3 में। देखिए रैंडम वेरिएबल से मतलब नहीं, रैंडम वेरिएबल तो माइनस हो सकता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है इसको देखते हुए। तो पहली चेकिंग ये कि तीनों प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन 0 है, पहला टेस्ट पास है। दूसरा टेस्ट, इन तीनों का सम होना चाहिए 1, 0.6, 0.1 यानी 0.7, और इसको ऐड करोगे 0.2 आ जाएगा 0.9, विच इज इक्वल टू 0.9। समझ पा रहे होंगे आप, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समेशन पी आई इज इक्वल टू 1 नहीं शो कर रहा। ये समेशन पी आई इज नॉट इक्वल टू 1 शो कर रहा है, 0.9 के बराबर है इसलिए। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग। और चौथे पे देखिए, पहला टेस्ट सब ग्रेटर देन 0, ओके फाइन। अब समेशन पी आई, इन सबको जोड़ दीजिए, 0.3, 0.2, 0.5, फिर 0.9, फिर 0.9 के बाद 0.10 हो गया, और ये तो इसकी वैल्यू हो गई समेशन पी आई की यहां पर 1.05, विच इज नॉट इक्वल टू 1, 1 से बड़ी हो गई। तो ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसका रीजन हो जाता है चौथे वाले का। तो ये 4 पार्ट थे मेरे ख्याल से, चारों पार्ट मैंने समझा दिए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये 2 कंडीशंस चाहिए, कहीं भी आ जाएं, और अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और अगर नहीं हो रही हैं तो नहीं होता है। ठीक है, अगले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा साहब दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन 2 लिखा है, एन अर्न मतलब बैग या थैला समझ लीजिए आप, कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। किसी भी थैले में आपको थोड़ा सा मजा दिलवाने के लिए 5 रेड वाली बॉलें हैं और 2 यहां पर ब्लैक वाली बॉलें हैं। ये सिचुएशन है। 2 बॉल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, यहां से 2 बॉल हमारी रैंडमली सिलेक्टेड लिख देते हैं, रैंडमली आप समझ ही रहे हैं। 2 बॉल सेलेक्ट कर ली गई हैं। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, हमारा जो एक्स है
रैंडम ऑफ रैंडम लिख रहे हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। यहाँ पे मिटाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये फोटोग्राफ है पीछे, अगर मैं कुछ दबाऊंगा तो उड़ जाएगा। एक ही तरीका रहता है ऐसे करके मिटाना। यहाँ शायद यहाँ कर पाया मैं, तो कहाँ गया? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ये रैंडम वेरिएबल बता रहे हैं। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है और एक्स रैंडम वेरिएबल है क्या। तो पहली बात देखिए, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है, 2 बॉल आपने सिलेक्ट की है और ये नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है, ये रैंडम वेरिएबल है। तो भाई ऐसा हो सकता है कि दोनों ब्लैक बॉल आपकी सिलेक्ट हो जाएं, 2 निकाली है ना, तो इस समय ब्लैक बॉल कितनी है, 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। और कहीं पर ऐसा हो सकता है कि ब्लैक बॉल और रेड बॉल आ जाए, तो इसका आंसर 1, कितनी ब्लैक बॉल है, 1, या आरबी आ जाए तो भी वैल्यू तो रही साहब 1, और मान लीजिए दोनों रेड निकल आए, यही तो हो सकता है, तो उस समय वैल्यू हो गई 0। आप ध्यान से देखिए, दोनों बॉलें रेड निकल आई तो 0 हो गई। तो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, वो कितनी हो जाएंगी, 0, 1 और 2, ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं। आप समझ पा रहे होंगे कैसे मैं करके दिखा रहा हूं। और एक्स रैंडम वेरिएबल है। क्यों रैंडम वेरिएबल है? क्योंकि किसी भी वेरिएबल को या रैंडम वेरिएबल हम तब कहते हैं जब ये एक फंक्शन की तरह बिहेव करे, जिसका ये जो पार्ट है जिसे बोलते हैं डोमेन, वो डोमेन आपका सैंपल स्पेस को कवर करे, सैंपल स्पेस का एलिमेंट हो, और वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो, जो उसके वैल्यू है वो रियल हो। जैसा मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था, आपको याद होगा, नहीं है तो रिवाइज कर लीजिए, जाके देख लीजिए, सीक्वेंस से देखना जरूरी होगा तो मजा आएगा आपको। तो कोई भी जो रैंडम वेरिएबल होता है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। रियल वैल्यूड मतलब जिसकी वैल्यू रियल आए, और उसका जो डोमेन होता है वो सैंपल स्पेस का पॉइंट्स होता है, सैंपल स्पेस का एलिमेंट होता है। और इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, वो तो मैंने बना ही दिया था कि भाई दोनों रेड आ जावे, या बी आर आ जाए, या आर बी आ जाए, या आर आर आ जाए, यही तो इसका सैंपल स्पेस बनेगा। और ये लिखा हुआ, ये सारी एलिमेंट इसी के पार्ट हैं। हेंस एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। समझ पाए, इसको आप लिखना चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। बहुत ज्यादा अगर मन कर जाए साइंटिफिक या मैथमेटिकल अप्रोच लेने की, तो आप इसका डायग्राम भी उठा के बना दो। ये रहा कोडोमेन, डोमेन की जो चर्चा करते थे, ये रहा साहब बीबी, ये रहा बी आर, और ये रहा आर बी, और ये रहा आर आर, और वैल्यू यहां पर हो गई 0, 1, 2। बीबी का मतलब 2 से लगा दो, बी आर और आर बी का मतलब 1 से लगा दो, और ये आर आर का मतलब 0 से। ये देखिए, ये फंक्शन ही है रैंडम वेरिएबल, ये फंक्शन हो गया है ना, बस प्रूव, ये और मेटा एनालिसिस हो गई। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मैं हट जाता हूं, आप नोट कर लीजिए फटाफट, और अगले क्वेश्चन की चर्चा इसके बाद हम लोग जरूर करेंगे। तो ये आपने मेरे ख्याल से लगता है शायद नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं। ये देखिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है साहब। ये भी देखिए कितने सुंदर तरीके से हो जाएगा। लिखा है लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। किसी सिक्के को आपने 6 बार उछाला है, जितने हेड आए हैं उनमें से डिफरेंस उसका, और जितने टेल आए आपस में घटा दीजिए, और उसका जो डिफरेंस आता है उसे रैंडम वेरिएबल की बात कही जा रही है। वो वेरिएबल रैंडम वेरिएबल है। डिफरेंस बोला है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, एक्स को मैं यहीं पे थोड़ा सा ऊपर कर लूं तो क्या बुराई है। तो मैं एक्स की बात करूं तो मैं एक्स को क्या कह सकता हूं, एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, जो ये बता रहे हैं डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स। अब यहां पर आप एक संख्या, एक वेरिएबल स्टैब्लिश कर दीजिए कि मान लीजिए नंबर ऑफ हेड्स m टाइम्स आते हैं
और नंबर ऑफ टेल्स n टाइम्स आते हैं, किसी समय आते होंगे। तो इसको छोटे में अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि x क्या रिप्रेजेंट करेगा, x रिप्रेजेंट करेगा m माइनस n। मॉडुलस लाइन लगा दिया तो डिफरेंस हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, जो बड़ा हो छोटा हो पॉजिटिव डिफरेंस पता चल जावे। मेरे ख्याल से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। m है नंबर ऑफ हेड्स आना और नंबर ऑफ टेल्स आना, कितने नंबर ऑफ हेड और कितने नंबर ऑफ टेल्स हुए थे। और जो टॉस किया गया है वो टॉस किया गया है 6 टाइम्स। तो हमारा m जो वैल्यू ले सकता है या n जो वैल्यू ले सकता है, m एंड n कैन टेक, अभी x की बात नहीं, m और n की बात करके कैन टेक वैल्यूज कहां से कहां तक, 0 1 2 3 4 5 6। भाई दो आपने सिक्के उछाले हैं, सॉरी आपने एक सिक्का उछाला है 6 बार, तो भाई सिक्का जब उछालोगे तो ऐसा हो सकता है 6 बार हेड आ जाए तो m की वैल्यू 6 हो सकती है, 5 बार हेड आए उछालने पर तो 5 हो सकती है, 4 बार आए तो 4 हो सकती है। इसी तरह से टेल के लिए लागू होता है कि आपने सिक्का उछाला 6 बार, मान लीजिए 6 बार टेल आ गया तो n की वैल्यू n नंबर ऑफ टेल्स 6 हो जाएगी, नंबर ऑफ टेल्स। 5 आया तो 5, 4 आया तो 4, हो सकता है एको बार ना आए। लेकिन यह बात तय है कि जब आप सिक्का उछालोगे, ध्यान से सुनना, सिक्का जब उछालोगे 6 बार तो नंबर ऑफ हेड्स प्लस नंबर ऑफ टेल्स की वैल्यू को जोड़ दें अगर, तो इसकी वैल्यू 6 आएगी। भाई एक सीधा सा फॉर्मेट है ना कि भाई आप 6 बार सिक्का उछाला, मान लीजिए 4 बार हेड आया तो बाकी 2 टॉसेस में टेल आया होगा। भाई समझ पा रहे हो ना एग्जांपल, क्योंकि वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, या मैं कहूँ लिख दी है दी, क्या लिख देना चाहिए यहां पर, आप लिख सकते हैं m प्लस n ऑलवेज बी इक्वल टू 6, या सिंपली मैं मैथमेटिकल अप्रोच अपनाते हुए ये 6 लिख देता हूं। अब ये मैं देख रहा हूं, ये आपको समझा रहा हूं ये क्यों पॉसिबल है। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि कोई सिक्का आपने उछाला, ये मान लीजिए 6 सिक्के हैं, मैं एकदम ऐसा बताना चाहता हूं कि जीवन भर ना भूलें आप। मान लीजिए 2 बार हेड आया तो ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि बाकी में टेल आया होगा, या कुछ ऐसा हो जावे कि भाई 3 बार हेड आया, लाल से नहीं लिखना चाह रहा था, आपको समझ में सब फंडा एकदम आना चाहिए। 3 बार अगर हेड आया है तो ऑब्वियस सी बात है बाकी बचे बार टेल आएगा। कुछ भी वैल्यू लिख दीजिए, या किसी बार हेड मान लीजिए 1 बार आया है तो टेल कितनी बार आएगा, टेल 4 बार आएगा। किसी भी कंडीशन में देखिए हेड 2 टेल 4, नंबर ऑफ 6, हेड 3 टेल 3 6, हेड 1 टेल 5। देख रहे हैं ना यहां पर कितना था, 2 हेड था और 4 टेल था। यहां पर कितना था, 3 हेड था और 3 टेल था। और इसी तरीके से आप कोई भी केस बना लें, 1 हेड था और 5 टेल था, दोनों का सम करोगे 6 आ रहा है, यानी ये कंडीशन हमारे लिए फॉलो हो जाती है। बात पकड़ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। इसी का फायदा उठाते हुए हम लोग इसका बना देंगे टेबल। अब टेबल बना, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, मेरे ख्याल से इतना आप याद रख पाएंगे। तो यहां पर ये देखिए रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पता करने के लिए मैंने एक बॉक्स बनाया, टेबल बनाई, जो भी बताएं आप, और यहां लिख दीजिए m की वैल्यू, यहां n की वैल्यू, ये रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू। ये देखिए कितनी आसानी से भी आप इसको कर लेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है बस। m की वैल्यू 0 क्या होगी, मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6। आप मेरी बात समझ गए होंगे, m जो वैल्यू ले सकता है वो यही वैल्यू ले सकता है। कलर चेंज कर रहा हूं। अब आपको मालूम है कि m प्लस n 6 के बराबर होना जरूरी है, मस्ट, ये हम देख चुके हैं। तो m अगर 0 है तो यहां पर n कितना होगा, 6, तभी तो दोनों का सम 6 निकलेगा। दिख रहा है ना m प्लस n बराबर 6, कट तो नहीं गया, दिख रहा है। तो m ये 1 है तो ये 5 हो जाएगा, तभी तो दोनों का सम 6 आएगा। 2 है तो 4, 3 है तो 3, 4 है तो 2, 5 है तो 1, 6 है तो 0। बात पकड़ में आई कि नहीं आई। इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम m प्लस n 6 6 6 6, तो इनकी मजबूरी है ये वैल्यूज लेना।
अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है वो लिखना है। इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 2, 4, 6। खेल खत्म। अब आपकी समझ में आ गया है कि x कैन टेक वैल्यूज कौन कौन सी ले सकता है। यहां से देखिए 0, 2, 4, 6, ये देखिए आंसर आ गया। इस तरह से आपको थोड़ा सोचना होगा और देखते कोई और चीज तो नहीं पूछी। अगर नहीं पूछी तो सवाल हो गया, अब पूछी तो वो भी कर लेंगे। तो यहां लिखा व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स व्हाट आर द पॉसिबल, हो गया, इतना ही पूछा था। तो इसको आप साहब कॉपी कर लो बच्चों, फिर मैं अगले सवाल की चर्चा करूंगा। ये आपने मेरे ख्याल से लगता है नोट कर लिया होगा। अब आगे की बात करते हैं। ये देखिए, इसको मैं समझाने के लिए बिल्कुल अच्छे से जैसे आप समझ पाए, ये देखिए यहां तक नोट कर लीजिए। ये भी मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। अब इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं टेबल की तरफ, पूरी टेबल जहां तक आ गई है यहां तक इसको नोट कर लीजिए। तो इसको भी नोट कर लिया होगा, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर, आइए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन से आपको समझदारी बढ़ेगी और क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है साहब, देखते हैं, समझते हैं। 3 इसमें केसेस हैं जैसा आप देख पा रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पहला केस दिया है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। फिर दूसरा है नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। फिर दिया है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। कोई बात नहीं, पहला केस को पहले करते हैं, उसके बाद सेकंड केस की चर्चा उसके बाद करेंगे। ठीक है साहब, लिखा है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस। तो जब आप एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? उसका सैंपल स्पेस बनेगा या तो साहब हेड हेड आ जाए, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। ये इसका सैंपल स्पेस बनने वाला है। अब जो रैंडम वेरिएबल लेंगे x, वो क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस। ये सब लिखना हो लिख दीजिए, वरना चाहें तो केवल नंबर ऑफ हेड्स भी लिख सकते हैं। अब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं? यहां पर अगर चर्चा करें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, अब इसको मिटाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, जहां तक हो पाएगा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। x की वैल्यू हो गई पॉसिबल क्या? नंबर ऑफ हेड्स। भाई या तो दोनों में हेड आ जावे, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए था कि क्या क्या चर्चा की जा सकती है। तो एक तो हो सकता है भाई दोनों में हेड आ जाए, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अब मान लीजिए x लिए ht आ जाए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। नंबर ऑफ हेड कितने हैं? या th हो जाए तो इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, या दोनों में टेल आ जाए तो इसमें हेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0, 1, 2। आप देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। x की जो पॉसिबल वैल्यूज आई, पॉसिबल वैल्यूज वो आई साहब कितनी? 0, 1 और 2। ये देखिए 0, 1, 2, क्योंकि 4 केसेस हैं, ये हमने निकाल दिए। ले देखिए, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू कर दो। देखो कितना आसान। इसको ऊपर लेके जाते हैं यहां तक, और मैं प्रोबेबिलिटी लिखता हूं। ये x की वैल्यू 2 थी ना, तो अब प्रोबेबिलिटी में यहां लिखता हूं जब x की वैल्यू 2 है, ऐसे लिखिए। चाहे इसके बाद सेट थ्योरी के हिसाब से इसको h लिख दीजिए। भाई दोनों बातें देखिए बराबर है, लिखने का तरीका देख लीजिए। तो अब ये कितने फेवरेबल केसेस हैं इसमें? देखिए h आ रहा है एक बार, और 4 टोटल केसेस है, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। दूसरे की चर्चा करिए, जब x बराबर 1 था, मतलब p लिखा और एक में क्या आ जाए साहब? ht, या फिर मैं दूसरे की बात करें तो th आ जाए, सपोज करिए। 2 फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस 4, टोटल 4 है, 2 फेवरेबल है, ये भी समझ पाए आप। तीसरी बात यही कर देते हैं, जब x की वैल्यू 0 है, मतलब p लिया, दोनों में टेल टेल है। ठीक, ये भी आप देख पा रहे हैं कितना फेवरेबल है। एक बार आ रहा है tt और टोटल है 4, तो 1/4 हो गया। बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। इतना तो सरल है, देखिए इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल ही आसान होता है। अब यहां पर ऐसे बॉक्स बना लीजिए,
क्या जा रहा भाई, 1 मिनट के अंदर बॉक्स बन गया। यहाँ वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर इसकी पॉसिबल वैल्यूज डाल दो। चलो कोई रंग बदल लेते हैं। यहाँ कितनी थी, 0 थी शायद, और 1 थी और 2 थी। ये देखिए बन गई टेबल। px की 0 के लिए निकाली थी तो ये देखिए 1/4 थी, 1 के लिए निकाली थी तो ये 2/4 थी, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, ये 1/2 हुआ ना, और ये 2 अगर वैल्यू है तो ये 1/4 है। बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यही कह रहा था कि बनाओ, आपने बना दिया, खेल हो गया खत्म। तो पहले वाले का आंसर आ गया ये, ठीक। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या था, जब 3 टॉस किए गए थे, एक सिक्के को 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया था और रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स दिखा रहा था। मैं लिख देता हूं एक बार, याद दिला, इसको ऊपर ही भेज दो। तो सेकंड केस के अंदर क्या था बेटा कि 3 कॉइन्स टॉसेस एट वंस। एक बार देख लेते हैं कि 3 कॉइन को क्या किया है इन्होंने। नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स की बात है। कॉइन्स, 3 कॉइन को एक साथ उछाला है। 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक। 3 सिक्कों के एक साथ उछाल दिया है। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखिए S। तो 3 सिक्के उछालोगे तो तीनों में हेड आ सकता है, या 2 में हेड, 1 में टेल, फिर H T H T H H, ये सब जानते ही हैं, H T T T S T और फिर T T H, या तीनों में T। टोटल आउटकम बनते हैं। कई सवालों में ऐसा कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने बने, 8 केसेस, बहुत बार कर चुके हैं आप। और यहां पर रैंडम वेरिएबल x y जो मानना मान लो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टेल्स, ये रिप्रेजेंट करता है। इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, अब शुरू कर दो भाई इसमें से। जैसे कि यहां पर अगर x लोगे, ट्रिपल H लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी जोगे, टेल तो है साहब 0 इसमें। इसके बाद दूसरा केस लोगे HST, या फिर इसी तरह बाजू में XHTH, या इसके बाजू में XTHH। तो तीनों में नंबर ऑफ टेल्स कितनी है, 1 है, तो 1 लिख के छोड़ दिया। फिर X, अगली बात यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो लिख दो HTT, या फिर हम लोग बात करें THT, या हम लोग बात करें TTH। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। ये भी देख पा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ टेल्स इसमें कितने हैं, 2 हैं। फिर आगे की चर्चा करते हैं। लास्ट वाला बचा ट्रिपल T, और इसमें नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं, 3 हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई, 0 1 2 3। तो यहां चाहो तो किसी और कलर से लिख लो कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x 0 1 2 3। ये x की पॉसिबल वैल्यूज है। मैं कायदे से बड़ा बड़ा लिख रहा हूं कि आपको ज्यादा दिमाग देखने में परेशानी ना हो, ठीक है। अब ये वैल्यूज प्रोबेबिलिटी की निकाल लेते हैं, इसमें है ही क्या, अब यहीं पे निकाल लें क्योंकि इससे आप देख पाओगे। थोड़ा छोटा लिख देंगे तो कलर, चलिए समझ गए आप। अब मैं यहां बात कर रहा हूं, अब आप प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हो तो x बराबर शुरू किया 0। x बराबर शुरू 0 का मतलब है जब ये एक केस आए, इसको ऐसे लिख सकते हो आप सेट थ्योरी के हिसाब से, ऐसे करके, और ये ट्रिपल H, ये इसका मतलब है। अब यहां पर जान लो ये 8 केसेस थे, उसमें से एक केस फेवरेबल है, तो वैल्यू हो गई 1 फेवरेबल अपॉन 8। ये बात आप पकड़ लिए। 8 तो आपको मालूम ही है, बाकी थोड़ा खिसका के लिख रहा हूं। अब इसको अब थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। अब देखिए इसके बाद P पकड़ते हैं और x 0 के बाद x की वैल्यू 1 डालते हैं, x बराबर 1, तो P लिखा। अब ये क्या क्या हो सकता है, यहां देखिए HHT हो सकता है, या आपका HTH हो सकता है, या बेटा THH हो सकता है। 3 केसेस बन सकते हैं। देखिए 3 फेवरेबल केसेस आपको दिख रहे हैं।
तो 3 फेवरेबल केसेस का मतलब क्या हो गया, 3 फेवरेबल टोटल 8। इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई। अब इसी में x बराबर 2 ले लो, तो p लिया, 2 का मतलब ये 3 केस थे, तो h t t, फिर ये t h h t h t, फिर t t h, ये आप इसको देखिए कितना आसान, कोई इसमें दिक्कत थोड़ी होती है। 3 फेवरेबल यहाँ भी है, तो ये फिर अगेन 3/8 बन गया। बस एक बार फंडा आप समझ लीजिए, फिर तो ये एकदम गेम है, छोटी सी पजल। और x की वैल्यू अभी बची है जिसके लिए 3 होती है वैल्यू, ये देखिए 3 वैल्यू है, x बराबर 3, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, t t t। तो t t t 8 केसेस में से केवल एक ही केसेस तो फेवरेबल है, तो 1/8 ये प्रोबेबिलिटी निकल आई। इसकी टेबल बना डालो, इसको ऊपर थोड़ा सा कर लो यहाँ तक, और बन गई इसकी टेबल। ब्लैक कलर से बना लेते हैं, देखिए कितने आराम से बन जाती हैं, कुछ उसमें है ही नहीं। सो इजी, वेरी सिंपल। x हो गया, px हो गया, और x की जो पॉसिबल वैल्यूज थी देखिए 0 थी, 1 थी, 2 थी, 3, 0, 1, 2 और ये रहा 3। ये इसकी ब्रैकेट डाल दीजिए, इसकी वैल्यूज डाल दीजिए, खेल हो गया खत्म। 0 के लिए क्या बना, 1/8, 1 के लिए क्या बना, 3/8, इसके बाद x बराबर 2 के लिए बना 3/8, 8 है ये, और x बराबर 3 के लिए 1/8। बस आंसर आ चुका है आपका। यही आपको करना था। इट इज वेरी लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब अगली इसको आप नोट कर लें पहले, तो फिर अगले का जिक्र किया जाए। तो मैं इसको नीचे ले आता हूं, कहां से था ये, अभी तो लास्ट वाला भी कर देता हूं, फिर नोट करिएगा एक साथ। अब तीसरी की चर्चा हम लोग करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं तीसरे में पूछा क्या था, दिमाग से ही निकल गया है। थर्ड केस, आओ भाई, ये नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, एक सिक्के को 4 बार उछाले हैं और नंबर ऑफ हेड्स की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है साहब, चलिए इसको करेंगे हम लोग। थर्ड वाला केस इसको ऊपर भेज दो। तो नंबर 3 केस है, तो एक सिक्के को टॉसेस 4 टाइम, कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स, तो इसका सैंपल स्पेस देखिए क्या बन जाएगा। तो बच्चों देखिए इसका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, मैं सैंपल स्पेस डालूं कि एक सिक्के को 4 बार उछाला गया है, तो हो सकता है चारों बार उसके हेड आए हों। देखिए कैसे सैंपल स्पेस बनाते हैं। फिर मान लीजिए एक टेल आए, तो ट्रिपल एच लिख के अंत में टेल लिख दीजिए, फिर टेल को खिसकाते चलिए, ठीक, तो एच एच टी एच, ये देखिए ध्यान से, फिर हमने टी को और खिसकाया, देखिए ऐसे सीक्वेंस बनाएंगे तो गलती नहीं होगी। फिर टी को और खिसकाया, और ये देखिए ये कुछ केसेस बन गए आपके। ये सिंगल टी वाला केस बन गया। अब डबल टी वाला केस बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एच एच और टी टी एक केस बन जाएगा, फिर एक टी को खिसकाइए तो एच टी बन जाएगा, फिर इस टी को और खिसकाइए तो टी एच टी बन जाएगा, फिर इस लास्ट वाले टी को खिसकाइए तो टी एच बन जाएगा, फिर इसको खिसकाइए तो टी एच बन जाएगा। अब इसमें एक केस और बनता है, खिसका के 4 लिख लिए, दोनों में टी जो बीच में आता है, देखिए एच टी एच, एक केस ये भी बन जाएगा। देख पा रहे होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 केसेस बन जाएंगे। देखिए आपके सामने बन गए हैं 6 केसेस। उसके बाद ट्रिपल टी ले लो, तो ये ट्रिपल टी ले लिया, फिर टी एच टी एक एक शिफ्ट करके लिख रहे हैं। इस तरह आप लिख पाएंगे एग्जाम में, और दिमाग पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये मेंशन कर दिया, लास्ट में चारों टी आ गए। तो टोटल केसेस कितने होंगे, 16, 1 2 2 की पावर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल केसेस कितने आ गए, 16 केसेस। आप समझ पाए होंगे। उसके बाद x क्या है, x वेरिएबल एंड नंबर ऑफ हेड्स। तो x इन्होंने बोला है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स में देखिए क्या क्या बातें, थोड़ा सा कलर में चेंज करना चाह रहा हूं। हेड्स में मैं लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहां पर अब ऐसे तो पूरा बना के दिखाना पड़ सकता है, मैं दिखा देना चाहूंगा, लेकिन जिससे कि फंडा पूरा क्लियर हो आपका। x की वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी से पहले x की वैल्यू लेते हैं, और जहां पर चारों h एक साथ है,
यानी H H H H। इस समय इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 4। अब जहां पर 3H है तो 3H के केसेस ये देखिए, ये चार केसेस हैं, यानी H H H T आवे, या हमारा H H H T H आए, या हमारा X H T H H आए, या हमारा X T ट्रिपल H आए। इस केस में कितने हेड है मेरे पास? 3 हेड हैं। देखिए इस तरह वैल्यू निकालेंगे, फिर आप अंतिम में आ जाइए यहां पर, और इसमें जहां पर 2 हेड और 2 टेल की बातें थी वो 6 थे। देखिए तो मैं अगर लिखना चाहूं तो H H T T, या फिर H यहां जो वैल्यू लिखी थी H T H T, फिर X लिखिए T H H T, फिर X लिखिए T H T H, फिर आगे बढ़ जाएं T T H H, और फिर लास्ट वाला ये लिखा हुआ X H T T H, और इसमें 2 हेड हैं। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 केसेस। बिल्कुल एकदम ऐसा करिए कि आपको एक सवाल 10 के बराबर हो। और उसके बाद 3 T आ गई, H T T T, थोड़ा ऊपर करना चाह रहा हूं, जगह है क्या? अब यहां पे बात करते हैं ट्रिपल टी वाली, ये चल रही है वैल्यू, ये हो गई T H T T, फिर X लिया T T H T, फिर लिया X T T T H, और ये 1 2 3 4 केसेस में नंबर ऑफ हेड्स कितने हो गए? 1। और लास्ट वाला बचा जिसमें चारों T आ जाएंगे तो नंबर ऑफ हेड कितने हो जाएंगे? 0। इस तरह X की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0 1 2 3 4। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X मैं लिख दूं जिससे एक एक चीज आप समझ पाए। यहां पर लिखा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X, वो कितनी हो जाएंगी? 0 1 2 3 4। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब आप प्रोबेबिलिटी निकालने चलेंगे तो P रखेंगे X बराबर 0। तो बेटा यहीं से मैं दिखा दे रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, वरना इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कि ऐसे लिखा, और इसको सेट थ्योरी के हिसाब से इसको ऐसे बनाइए और इसको T T T T मेंशन कर दीजिए। अब यहां पर क्या एक केस है ना फेवरेबल, जो सैंपल स्पेस था टोटल 16 था, तो वैल्यू आ गई 1/16। फिर यहां P डाला और X बराबर 1 डाला, 1। तो 1 के लिए ये देखिए इसमें 1 आई, तो 3 केसेस थे, 4 केसेस थे फेवरेबल। देख पा रहे होंगे, मैं इनको चारों का आप मेंशन नहीं कर रहा हूं, फिर लंबा लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। एक में लिख देता हूं, मेरा मन नहीं मान रहा है कहीं आप मिस ना कर जाएं कुछ। H ट्रिपल T, आगे नहीं लिखूंगा, समझदार हैं आप, T H T T और T T T S T। आप एग्जाम में लिखना चाहिए तो बिल्कुल मेंशन कीजिए, जिससे एग्जामिनर बिल्कुल समझ जाए कि लड़का एकदम बाहुबली है। तो ये 4 केसेस फेवरेबल हैं, टोटल 16 हैं, तो 4/16 यानी 1/4 आ गया। ये पकड़ पा रहे होंगे यहां से बात, ठीक है। अब अगली चर्चा करते हैं, थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे, और P की वैल्यू लेते हैं 2। तो जब P की वैल्यू 2 लोगे तो 1 2 3 4 5 6 केसेस हैं, तो 6/16 यानी 3/8। इसी तरह आगे लिख दीजिए Px की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 3 के लिए 1 2 3 4 फेवरेबल, तो 4/8, और इसीलिए P की वैल्यू X की वैल्यू हो गई 4 के बराबर। तो 4 में एक केस ही था, तो 1/16। बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनके तैयार हो चुका है। मतलब ये लीजिए, X लिखिए, PX लिखिए, X हो गया, PX हो गया, और X की पॉसिबल वैल्यूज लिखिए 0 1 2 3 4। बस वैल्यूज के अंदर पुट करनी शुरू कर दीजिए। 0 के समय क्या वैल्यू थी? 1/16। 1 की जगह क्या वैल्यू थी? 1/4। 2 की जगह क्या थी? 3/8, और 3 की जगह क्या है? 1/2, और 4 की जगह है 1/16। इसको कभी वेरीफाई करने का भी नाम दिया जाता है। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है कि देखिए सारी प्रोबेबिलिटीज यहां पे मैं लिख भी दूं
कि सारी प्रोबेबिलिटीज क्या होनी चाहिए, पी आई हमारी ग्रेटर देन 0 जो कि है, और सबका समेशन पी आई अगर निकालोगे तो 1 होना चाहिए, और इसको जोड़ मारोगे आप तो 1 ही आएगा। तो ये इसका शो करने का तरीका है। 3 केसेस थे, वो तीनों हम लोगों ने समझे। मैं नीचे करके आप कॉपी कर लें इसको, जिसे फर्दर रेफरेंस के लिए आपके पास चीज़ें रहे, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। तो मैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, ये आप यहाँ से इसको कॉपी करना शुरू कीजिए। मैं 2-2 सेकंड दे जाऊँगा, पॉज कर लीजिए स्क्रीन और नोट कर डालिए। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं। ये देखिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं फिर आगे चलता हूँ और इसको भी बेटा नोट कर लें आराम से। ठीक है, और नोट कर लिया होगा पॉज करके, और फिर हम यहाँ तक लेके आते हैं। मेरे ख्याल से फिर आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। और ये तीसरे केस की चर्चा करते हैं, और ये रहा तीसरा केस। पॉज कीजिए, नोट कीजिए, आगे के लिए रेफरेंस रहेगा। फिर आगे मैं इसको लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये नोट कर लीजिए, जिससे पूरी चीज़ें आपकी कॉपी में हो, जब चाहे देखें और फुल अंडरस्टैंडिंग आपको मिले, बिल्कुल क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। तो देखिए साहब, इसको कैसे करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई। पासा लिया है और 2 बार पासे को उछाला है, समझ लीजिए। तो जब पासे को या डाई को आप 2 बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम कितनी बनेगी, क्योंकि 2 आउटकम है ना, 36 आउटकम हो जाएंगी। सैंपल स्पेस के हिसाब से वो आप जानते ही हैं, फिर भी थोड़ा फील कराते हुए कि मान लीजिए पहले पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया। इसको मिटाने की बड़ी मुश्किल होती है भाई यहाँ, खैर हो गया आज काम। तो 1 1 आया, फिर आएगा 1 2, ये क्या है, पासों पर आने वाली संख्याएं। और इसी तरीके से आप एक और लिख देता हूं 1 3, और कैसे कैसे जाएंगे 1 6 तक जाएंगे, ये आप जानते हैं वैसे। फिर 2 से स्टार्ट करोगे, ये टोटल आपका बन जाता है बेटा 36। ऐसे ही करते करते, समझदार हैं आप, तो 6 1 तक चले गए, फिर 6 2 तक, और यहां पर आ गए 6,6। ये सैंपल स्पेस हुआ। टोटल 36 केसेस हैं। ये केसेस समझने दिमागी तौर पे बहुत जरूरी होते हैं। अब पहले केस के अनुसार नंबर ग्रेटर देन 4, ये वेरिएबल है x, जो कि शो कर रहा है नंबर, इसको सक्सेस मानी जा रही है। तो ये नंबर ग्रेटर देन 4 जब होगी तो x की, ये रैंडम वेरिएबल है, पॉसिबल वैल्यूज क्या है भाई, 2 डाइस थे ना डाई, देखिए आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा भले 2 मिनट ज्यादा लगे लेकिन आपको पकड़ में आना चाहिए। 2 पासे थे देखिए हमारे पास। ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पर दोनों पासों में नंबर ग्रेटर देन 4 ना आए, मतलब नंबर कितना आए, 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए। अगर इनमें से कोई भी नंबर दोनों पर अगर हमें केवल 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, तो उस केसेस में तो फेलियर है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर मतलब बड़ा 4 से, तो 4 तक कोई नंबर दोनों पे अगर मिलता है तो वो केस हमारे लिए क्या है, फेलियर का केस। और दोनों में ऐसा अगर हो जाता है तो हम इसकी वैल्यूज क्या बोलेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, x = 0। तो x की, इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी 0। बेटा समझना मेरी बात, ये बोथ डाई की कहानी है, बोथ डाई। ठीक, अब इसको तो मिटो यार। तो ये जो 2 पास है, यानी इस पे भी जो नंबर आ रहा है 1 2 3 4 है, इस पे भी 1 2 3 4 है, तो दोनों में सक्सेस नहीं मिली, दोनों लुढ़क गए। अब ऐसा हो सकता है कि पहले पे सक्सेस मिले और दूसरे पे ना मिले, तो फर्स्ट डाई पर नंबर जो मिले वो ग्रेटर देन 4 मिले, ग्रेटर देन 4, समझना मेरी बात। और सेकंड डाई पर एक अलग केस बन रहा है, जहां पर मिले 1 2 3 4, यानी इक्वल टू और लेस देन 4, इक्वल टू और लेस देन 4, ये फेलियर है। और ये आप जान रहे हैं ये क्या है, सक्सेस है। तो इन दोनों केसेस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1।
या उसका पलट हो जाए। समझ लीजिए बिल्कुल फंडा कि पहले में फर्स्ट डाई में लेस देन इक्वल टू 4 मिले और सेकेंड डाई में आपकी ग्रेटर देन 4 मिले। मैं मैथमेटिकली लिख देता हूं ग्रेटर देन 4। तो देखिए इस केस में क्या हुआ, सेकंड में तो सफलता मिली, पहले में असफलता मिली, तो टोटल सफलता कितनी हो गई, अगेन 1। बात पकड़ में आ रही है ना। ये मैं यहाँ पे लिख भी दूं एक बार, किसी बच्चे का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 मतलब सक्सेस, और इसको क्या बोलेंगे, लेट्स से फेलियर। यहाँ क्या बोलना चाहिए, फेलियर, और यहाँ क्या बोलना चाहिए, सक्सेस। यहाँ बोथ डाई था तो 1 1 लिखते अगर फर्स्ट और सेकंड डाई, तो दोनों में फेलियर मिल रहा था, अलग अलग करके लिखते हैं। बात पकड़ में आ रही होगी। अब अगला केस ले लो, फर्स्ट डाई पर नंबर 4 से बड़ा मिला और सेकंड डाई पर भी नंबर 4 से बड़ा मिला, दोनों में सफलता मिल गई। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। यहां पे भी लिख लीजिए, यहां पे भी पहले में सक्सेस और दूसरे में भी सक्सेस। तो x की जो वैल्यूज हैं पॉसिबल, वो क्या हो सकती हैं, 0 1 2। ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। इसको दिखाने के लिए पूरा मैंने खोल के रख दिया है इसको। ठीक, अब इसी को मैं अगर आगे पकड़ूं और आगे लेके चलूं, देखिए यहां पर, अब यहां कहीं रुकना चाहिए। अब यहां पर मुझे लिखना है p x बराबर 0 से, कट रहा है क्या उधर, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, और हम क्या पकड़ते हैं, x बराबर 0 से। तो x बराबर 0 की कहानी होगी जब, तो उस केस में क्या है, देखिए बोथ डाई, दोनों ही पासों पर नंबर 4 से कम चाहिए। पहले पे भी 4 से कम, दूसरे पे भी 4 से कम। अगर आप सैंपल स्पेस देखेंगे तो पहले पे 4 से कम आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 4/6 इंटू 4/6 कर सकते हैं, या टोटल केस गिन लेंगे तो भी उससे निकल आएगा। आप समझ रहे हैं ना। यहां पर इसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट डाई लेस देन 4 और इक्वल टू 4, और सेकेंड डाई, ये एंड लिख देना चाहिए, एंड सेकेंड डाई लेस देन इक्वल टू 4। अब दोनों जो पास है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आप P लिख सकते हैं, इस तरह से के भी कर सकते हैं, फर्स्ट डाई पर लेस देन इक्वल टू 4 इंटू P सेकेंड डाई पर लेस देन इक्वल टू 4। तो ये पहले पे हो गया 4/6 और इस पे हो गया 4/6। पहले भाई 4 संख्याएं हुई ना, 1 2 3 4 फेवरेबल 6 में से, और दूसरे के भी 4/6, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 16/36। थोड़ा कैंसिल आउट करेंगे तो 4/9 मिलेगी। एक तरीका तो ये है, देखिए कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है कि ये जो वैल्यू आई है पहले और दूसरे में, कि दोनों पर ये वैल्यू 1 2 3 4 हो, तो वहां से सैंपल स्पेस से भी आप ढूंढ के लिख सकते हैं। ये देखिए दिख रहा है ना, यहां पर पहले और दूसरे में जिनमें 1 से 4 तक की संख्या है, उसको भी ट्रेस आउट करेंगे आप तो भी निकलेंगी, 16 निकलेंगी आप जब निकालेंगे। तो ये देखिए एक एक, जैसे इसके लिए सेलेक्ट हो गई 1 2 1 3 1 4, 1 5 वाली रिजेक्ट कर देंगे आप, तो 4 इसकी निकलेंगी, फिर ऐसे ही निकलेंगी 4 रो, ऐसे गिनेंगे तो 16 आ जाएंगी। तो उस तरीके से भी, मेरी बात समझ पा रहे हैं, 16/36 कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो एक तो वो तरीका गिन लीजिए, या हमने क्या किया, जो प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, हमें मालूम है पहले और दूसरे डाई में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि वो पहली बार पासा फेंका, दूसरी बार फेंका, तो कोई प्रोबेबिलिटी में चेंज थोड़ी करेगा। तो इसको हमने उस रूल से निकाल दिया, वो भी बात बिल्कुल दुरुस्त आती है। मेरे ख्याल से पकड़ पाए होंगे, दोनों बातें कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, जब x की वैल्यू हमारी जो पॉसिबल वैल्यूज होल्ड कर रही थी, x बराबर 1, देखिए अब यहां पर जो चर्चा थी, आप चाहें तो 1 के लिए वहां सैंपल स्पेस से भी ढूंढ के लिख सकते हैं, वरना क्या कर सकते हैं, हम कैसे इसी फॉर्म में लिख रहे हैं। यानी क्या कंडीशन हमारे पास खड़ी हो रही है कि फर्स्ट डाई पर, आपको समझाने के लिए, हमें मिल गया लेस देन 4, एंड सेकेंड डाई पर ग्रेटर देन 4। ठीक, तो ये सफलता, ये विफलता, आप समझे। या फिर क्या हो सकता है, और इसी में कि पहले में ये क्या होगी, ये फेलियर है और ये सक्सेस है, और अब पहले में सक्सेस मिल जाए, यानी फर्स्ट डाई पर ग्रेटर देन 4 एंड सेकेंड डाई पर लेस देन 4। बात पकड़ पा रहे हैं ना। इसको क्या लिखा जा सकता है, पहले पर आपकी हो गई
सक्सेस और दूसरे पे हो गई फेलियर। और शॉर्ट में लिखूं जिसे पकड़ पाए तो आप ऐसे लिख दीजिए, लिखना चाहिए तो सक्सेस फेलियर और फेलियर सक्सेस, ऐसे दो केसेस बनते हैं। और इसको मैथमेटिकल लिखना चाहिए, मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं, बाकी आप इसको यूनियन फॉर्म भी लिख सकते हैं। बात समझते हैं कि एकदम मस्त हो जाए प्रोबेबिलिटी। अब ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब है दोनों एक साथ नहीं घट सकती। तो आपको ये पता है और क्लास 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं तो पी ए यूनियन वी की वैल्यू पी ए प्लस पी बी लिख देते हैं आप। कब? जब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेट थ्योरी में डिसजॉइंट्स बोल दीजिए। जब ए बी में यानी ए इंटरसेक्शन बी जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो 0 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, और उससे आप ये वैल्यू समझ पाते हैं। ये सब मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में जो बढ़ाते चला आ रहा हूं बिल्कुल खोल के बताया हुआ है। अब इसको बड़े प्यार से अब क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं पी एस एफ प्लस पी एफ एस। क्यों? क्योंकि ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी। आप नोट कर लीजिएगा, ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी। बात समझ में आती, इतना लिख दिया। अब पहले को लिखा, एस और एफ कितनी है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसको लिख सकते हो पी एस। मैं एक एक बारीक बातें भी आपको बताता जा रहा हूं, जैसे आप जिस लेवल की प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं वैसे आपने कभी जीवन में अभी तक नहीं पढ़ी होगी, और आगे भी कितना मौका मिलेगा उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। खैर, यहां पढ़िए और एकदम क्लैरिटी जबरदस्त। सक्सेस जानने, सक्सेस को, जब सक्सेस का मतलब है 4 से बड़ी वैल्यू, तो 5 और 6 दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो 2/6। फेलियर 4 या 4 से छोटी 4/6। फेलियर 4/6 इंटू 2/6। सक्सेस का मतलब है 4 या 4 से बड़ी, तो 5 और 6 दो ही तो फेवरेबल रह गए एक पासे में, टोटल 6 केस। और जब फेलियर की बात करेंगे तो 4, 3, 2, 1, 4 फेवरेबल केसेस बन गए। ये वैल्यू इसकी लिख दी गई। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये अगेन आ जाएगा 16/36, यानी काटे पीटेंगे तो वही बचेगा 4/9। ये और निकाला। अब x की जो दूसरी ऑल वैल्यू थी x बराबर 2, ये देखिए एकदम, ये सब आप कर लेंगे ना तो कोई हिला नहीं पाएगा आपको। x बराबर दोनों का मतलब क्या है कि दोनों में आपको सक्सेस मिल गई। मैं अब वो लंबा नहीं लिख रहा हूं, यहां पे प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, दोनों में आपको सक्सेस मिल जाए। समझ पा रहे होंगे ना, पहले में भी नंबर 4 से बड़ा आवे और दूसरे में भी नंबर 4 से बड़ा आवे। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। P जब SS लिखते हैं, छोटी छोटी बात, तो इसका मतलब PS इंटरसेक्शन S होता है, और इंडिपेंडेंट होने की वजह से PS इंटू PS इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट, एक पासा दूसरे पासे पे कोई प्रोबेबिलिटी पे असर नहीं डालेगा, तो इसको लिखा PS और इसको लिखा PS। अब यहाँ फेवरेबल कितनी है? 2/6 इंटू 2/6 यानी 4/36 यानी 1/9। बहुत ही शानदार तरीके से इसको आपने बना दिया। समझ पाए होंगे, सक्सेस का मतलब है 4 से बड़ा यानी 5, 6। अब इसकी टेबल बना दीजिए बच्चों। देखिए मैंने एक एक बारीकियां आपको बता दी, और यहां पर x पकड़ लें, px पकड़ लें। x की वैल्यू आपने पकड़ी थी कि जब 0 हो जाए और इसके बाद 1 हो जाए और इसके बाद 2 हो जाए। तो 0 की वैल्यू क्या आई थी बेटा, देख लेते हैं एक बार। 0 की वैल्यू ये है और ये वैल्यू आई थी 4/9। तो यहां वैल्यू लिख दीजिए आप 4। कलर थोड़ा बदलना चाहेंगे, आपको दिख जाए अलग से। 4/9। फिर 1 की बात थी तो 1 भी हमारे ख्याल से 4/9 है, और जब 2 के लिए निकाला है तो 1/9 है। तो ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है बहुत आसानी से। अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, ऊपर से मैं वैल्यू थोड़ा दिखाता हूं आपको जिससे आप नोट कर पाए। तो 4/9, 4/9, 1/9, और इसके बाद मैं इसका अगला सवाल करूंगा, तब तक आप इसको नोट कर लें। मेरे ख्याल से दूसरा मैं कर दूं, उसके दोनों एक साथ नोट करा दूंगा। खैर यही ठीक रहेगा। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट में थी कि यहाँ पे जो प्रिंटिंग थी उसको थोड़ा ठीक कर लेना होगा। सेकंड पार्ट में समझाता हूँ, फिर आपको पहले और दूसरे दोनों नोट करने का मौका दूंगा। तो सेकंड पार्ट में लिखा था 6 appears
ऑन एटलीस्ट वन डाई, एनसीईआरटी में चेक किया है तो 6 अपीयर्स, मेरी बुक में ये लिखा है 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई। इसको लेके चलते हैं। तो मैं यहां पर सेकंड केस में जो सफलता की ये सक्सेस की ये बात कर रहे हैं उसको मैं मान रहा हूं x को 6 appears at least on one die। तो x की पॉसिबल, देखिए दो पासे थे हमारे पास, ऐसे ही बना देते हैं, आप समझ जाएंगे। तो एक तो हो सकता है कि दोनों पे हमें 6 ना मिले। वो सिचुएशन क्या है कि फर्स्ट डाई पर भी हमें नो 6 हो और सेकंड पर भी हमारी कहानी क्या है, नो 6 हो। तो इस केस में दोनों में फेलियर मिल गई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0, कि दोनों में भाई साहब 6 नहीं मिला। अब दूसरे में एटलीस्ट 1, अब दूसरे केस में क्या हो जाएगा, इन्होंने जो बोला है वो किसी एक में भी अगर 6 मिल जाए तो वो सक्सेस कहला दी जाएगी, यानी दोनों में 6 आ जाए। मतलब इनके हिसाब से क्या है कि दोनों में 6 हो या किसी एक में, 3 केसेस हो गए यहां पर कि फर्स्ट में अगर हम बात की जाए, फर्स्ट डाई में 6 आए और सेकंड में नो 6 हो। देखिए साहब, या आपको फर्स्ट में नो 6 हो और सेकंड में 6 हो, पहले में 6, दोनों में से किसी एक में या दोनों में 6 हो, तो फर्स्ट में 6 हो और सेकंड में भी 6 हो। तो ये पूरी जो कहानी है इसको 6 एटलीस्ट के हिसाब से x की वैल्यू क्या बोल देंगे, एक सक्सेस मिली, ये सक्सेस है इनके हिसाब से, क्योंकि ये वर्डिंग्स देखिएगा ये एटलीस्ट होता है, कम से कम एक, तो कम से कम एक मिल जाएगी तो x बराबर हम 1 इसको बोल देंगे, क्योंकि ये x में ही लिखा है। तो x कितनी वैल्यू ले सकता है, 0 और 1, क्योंकि तीनों केसेस इसके हिसाब से एक ही सफलता है। अब उस सिचुएशन में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 डब डालेंगे, यानी दोनों में 6 ना मिले, तो पहले में भी 6 नहीं है, दूसरे में भी 6 नहीं है, 6, फर्स्ट पे नो 6, यहां की बात करूं अगर, फर्स्ट पे नो 6 एंड नो 6 सेकंड पर, सेकंड पे भी 6 नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगी, P नो 6 पहले पर इंटू नो 6 दूसरे पर, और इसको लिख सकते हो कितना, 5/6, 6 नहीं होना यानी बाकी अदर नंबर होना, 5/6, तो ये आ गया 25/36। मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पा रहे होंगे। अब दूसरे इसके नीचे वाले केस की बात करते हैं, जहां पर यहां लिखा है एटलीस्ट 1 6, यानी P x = 1 अगर डालें तो P का मतलब क्या है, एटलीस्ट 6 appears at least one of the die। ये कितने केसेस मिलेंगे ऐसे बेटा, ऐसे मिलेंगे 11 फेवरेबल केसेस, टोटल हो जाएगा 36। ये 11 कहां से आ रहा है, अब अगर आप सैंपल स्पेस का ही जिक्र कर लें, देखिए आपके पास जो नंबर्स मिले थे, दो पासों को उछाला था ना, तो ये देखिए 1 2 और सॉरी 1 1 से स्टार्ट करें, 1 2 क्यों लिख दिया, तो ये देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 नंबर ये मिल गए। फिर सपोज करिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये जो ऊपर नंबर लिखा है ये मैं हटा रहा हूं क्योंकि एक में 6 चाहिए ही चाहिए हमको, तो इसकी वैल्यू जो मुझे लिखनी चाहिए वो लिखनी चाहिए, पहले में 1 है, दूसरे में 6 है, फिर दूसरे में 2 6 3 6 4 6 5 6 और फिर 6 6। देखिए एक में 6 चाहिए तो ये केसेस बन रहे हैं, और यहां पर 6 6 12 केसेस हैं, ये दोनों कॉमन है, देखिए तो टोटल 11 केसेस बने। देख पा रहे हो भाई, एक में 6 रखना ही रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 6। तो ये सिचुएशन हो सकती है, ये हो सकती है, दोनों में 6 हो सकता है, 6 इसके केसेस 6 इसके केसेस, एक है कॉमन, तो 11 बचे। तो यहां से 11/36 इसका प्रोबेबिलिटी आ गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दीजिए, जो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए इसका x की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 के केस में आ गया था 25/36 और 1 के केस में आ गया 11/36। ये इसका आंसर है।
तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब नोट कराने का समय आ गया है, तो आप नोट कर लें, फिर अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। ये ऐसे सवाल जब आप कर लेंगे तो आपके सारे फंडे और सवालों को जल्दी करने से पहले पूरा समझ लें उसको प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कोई कैलकुलेशन ऐसा भयानक नहीं आने वाला कम से कम इन सवालों में। तो आप नोट कर लीजिए और इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, यहां नोट कर लें आप, थोड़ा मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं, कटे ना कहीं से वैल्यू। नोट कर लीजिए सारी वैल्यूज, जिसे डिटेल्ड मैंने समझाया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। यहां पर मैं इसको यहां तक लेके आता हूं बेटा, ये आप नोट कर लें, नोट कर लिया होगा। फिर बात करूं अगर यहां की, तो ये इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लें और इसके आगे मैं यहाँ लेके जाता हूँ जहाँ तक मेरे ख्याल से सारे सवाल आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं।